नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रखर आवाज शो मेरे यानी शिवानी पांडे के साथ। आज हमारे साथ हैं आई सर्जन डॉक्टर संगम लाल विश्वकर्मा जी, जो कि नैनी के प्रयाग जेल के बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं। तो आइए इनसे आंखों से संबंधित कुछ चर्चाएं करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को हमारा अभिवादन स्वीकार हो। जी सर, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो ये कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बुढ़ापे का रूप लेता है। तो सर, बुढ़ापे में आँखों की समस्या होना तो आम बात है, लेकिन आजकल जो बच्चों में ये समस्या देखी जाती है, इसका क्या कारण है? बच्चों में जो समस्याएं हैं उनको पहली चीज़ तो चश्मे की ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, रिफ्रैक्टिव एरर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे जो पैदाइशी बच्चे होते हैं उनमें मायोपिया नामक खास बीमारी आँखों की है, जो माता पिता से मिलती है। ओके, ठीक है। तो उनमें डीएनए चेंजेस आई बॉल की साइज़ पर डिपेंड करता है। आई बॉल की साइज़ अगर नॉर्मली देखा जाए तो 23 मिलीमीटर के लगभग होती है, लेकिन कुछ बच्चों में उनके माँ बाप के जीन्स के द्वारा वो मिल जाता है आनुवंशिक, और फिर आई बॉल की साइज़ थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगती है तो हमारी आंखों में मायोपिया नामक नेत्र रोग हो जाता है, जिसको हम माइनस के नंबर लगा करके करेक्ट कर सकते हैं चश्मे द्वारा करेक्ट। तो सर, इसका बिना चश्मे का कोई घरेलू इलाज नहीं है बच्चों के लिए? नहीं, ये घरेलू इलाज नहीं है इसका। जैसे जैसे आंखों की पावर बढ़ती जाती है उतने नंबर का हम माइनस इफेक्ट डाल करके बच्चे की आंखों को करेक्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे आजकल मोबाइल और टीवी पर गलत ढंग से लेट कर पढ़ते हैं, या आंखों को सिकोड़ करके देखते हैं, या लगातार मोबाइल या कंप्यूटर पर देखते रहते हैं, जिसकी वजह से आंखों में एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंडर चश्मे की बीमारी आ जाती है, जिसको कि बच्चों की गलत आदतों की वजह से होता है, तो उसमें सिलेंडर नंबर के चश्मे पहना करके ठीक किया जाता है। दूसरी तरीके से ये कह सकते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों से बचना चाहिए, लेट करके ना पढ़ें। लगातार मोबाइल या लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी देरों पे ब्रेक लेते रहें। इसके लिए हम लोग एक 20-20-20 का फार्मूला रखते हैं कि 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की रेस्ट करें और फिर 20 सेकंड के बाद फिर कार्य शुरू करें। ठीक है। जैसा कि आजकल डिजिटल ज़माना है तो हर चीज़ें करना ज़रूरी हो गया है डिजिटली, तो ऐसे में कोई और बचाव हो अगर हम कर सके? हाँ, लैपटॉप या मोबाइल पे यूज करते समय हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस जैसे कि ब्लू कट शीशे के चश्मे लगा सकते हैं, ARC एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के चश्मे लगा सकते हैं, जिससे उनसे आने वाली रेज से हमारी आंखों का बचाव किया जा सकता है। तो सर, इसमें किसी प्रकार का लेंस डाला जाता है या फिर ये नॉर्मल चश्मा होता है? नहीं, इसमें व्यक्ति की डोज के हिसाब से, जैसे बच्चे हैं तो उनमें हाइपरमेट्रोपिया प्लस चश्मे का, मायोपिया माइनस चश्मे का, और सिलेंडर जो होते हैं एस्टिग्मेटिज्म बीमारी, उसमें एक्सिस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। वो डॉक्टर आप जब बच्चे को लेके जाएंगे वो जांच करेंगे और उसके आधार पर नंबर दिया जाता है। सर, ये तो बात होगी बच्चों की। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, बच्चे हो गए, नवयुवक हो गए या वृद्ध हो गए, वो जब डिजिटली चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उनके लिए कोई चश्मा या फिर कोई ऐसा उपाय कि वो यूज़ करना आज तो ये ज़रूरी हो गया है, तो ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनके आँखों पर प्रभाव ना पड़े? हाँ, देखिए, एक 40 की उम्र के बाद हमारे पास एक प्रेस्बाइपिक डिजीज़ आ जाती है, जिससे हम पास की चीज़ों को पढ़ने में असमर्थ होने लगते हैं। वस्तु को थोड़ा दूर करते हैं तो दिखाई तो देता है, लेकिन पास करके देखते हैं तो आँख की मांसपेशियों पर जोर पड़ता है, दृष्टि दोष के कारण। जी, उसमें हम प्लस चश्मे का प्रयोग करा देते हैं, जिससे व्यक्ति आसानी से नज़दीक की वस्तुओं को देख करके पढ़ पाता है। जी सर, जैसा कि आप नैनी जेल के भी डॉक्टर हैं, तो वहाँ का वातावरण अलग हो जाता है, जैसे खुली हवाओं का ना मिलना और खान पान में भी थोड़ा अलगाव हो जाता है। तो ऐसी कोई बीमारी जो वहाँ के पेशेंट में ज़्यादा मिलती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सुंदर वातावरण है और बंदियों को बड़े ही सही ढंग से उनको केवल रात में बैरिक में बंद रखा जाता है गिनती करने के बाद। बाकी दिन में वो स्वच्छ वातावरण में, सुंदर वातावरण में टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही परफेक्ट है। वो सुबह जल्दी उठना और दिन में मेहनत करना, और उनको पौष्टिक भोजन मिलता है, जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से पौष्टिक भोजन मिलता है। बाहर में तो हम तली भुनी चीज़ें खाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन होता है। वो सभी स्वस्थ रहते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से विचरण करते रहते हैं। शाम को गिनती के बाद उनको अंदर कर दिया जाता है। लेकिन जो कॉमन डिजीज़ हैं जैसे नेत्र रोग या तमाम अन्य रोग भी हैं, वो तो वहाँ भी पाए जाते हैं, और उसके लिए जेल मैनुअल के हिसाब से वहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ अवेलेबल हैं जो उनकी सेवा के लिए, और प्लस एक चिकित्सालय भी हमारा वहाँ रन करता रहता है। उस चिकित्सालय में उनका संपूर्ण इलाज होता है।
आवश्यकता पड़ने पे उनको जिला जेल या स्वरूपरानी में रिफ़र करके वहाँ से इलाज दिया जाता है। ओके सर। सर अगर आँखों की समस्या देखा जाए तो ज़्यादातर मोतियाबिंद का समस्या देखा जाता है, तो इसका क्या कारण है? मोतियाबिंद बढ़ती उम्र का एक आम कारण है। 50 के बाद लगभग लोगों में मोतियाबिंद की बीमारी पाई जाती है। फिर भी थोड़ा सा हाइजीनिक कंडीशन जैसे कि धूमपान करने वाले लोगों में, नशा करने वाले प्रवृत्ति के लोगों में, ग्रामीण लोगों में ज़्यादा पाई जाती है और इसका उपाय सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है। अच्छा, ये कोई घरेलू इलाज नहीं जी, कर सकते? इसका कोई घरेलू इलाज नहीं है। इसका समय पर ऑपरेशन करा के पूरी तरह से आप अपनी खोई हुई रोशनी को पुनः वापस प्राप्त कर सकते हैं और सामान्य जीवन जी सकते हैं। जी सर, जो आँखों का ऑपरेशन हो चुका है मोतियाबिंद का, तो क्या उसमें दोबारा मोतियाबिंद होने की संभावना होती है? नहीं, ऑपरेशन करने के बाद लेंस में एक थैली होती है, उसी में लेंस इम्प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो थैली में कभी कभी झिल्ली बन जाती है। उस झिल्ली को हम लोग पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिटी बोलते हैं, PCO, उसको लेज़र द्वारा काट के साफ कर दिया जाता है। ये मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद का है? मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद PCO यानी कि झिल्ली कभी कभी बन जाती है, तो उसको लेज़र द्वारा साफ कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी सर। सर, जो काला चश्मा लगाया जाता है मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद, तो वो कितने दिन के लिए आवश्यक है? लगभग 1 महीने के लिए लगाते हैं। और आजकल तो फेकोमेथड्स ऑपरेशन होता है, मरीज़ आया 2 मिनट में उसका ऑपरेशन हुआ और तुरंत घर जा सकता है। और लगभग कुछ दिन तेज़ लाइट पड़ने की से बचाव के लिए उसे काला चश्मा की हिदायत दी जाती है और लगभग 30 दिनों के अंदर उस चश्मे से मुक्ति मिल जाती है। जी सर। तो उसके बाद कोई अलग से चश्मा दिया जाता है किसी प्रकार के लेंस का? नहीं, ऑपरेशन के बाद अगर मरीज़ का ऑपरेशन पूर्णतः सफल है तो दूर की नज़र के लिए कोई चश्मा नहीं, नज़दीक के लिए ज़रूर चश्मा दिया जाता है। लेकिन अब मार्केट में मल्टीफोकल लेंसेज आ गए हैं, तो जो मरीज़ उन लेंसेज को प्रेफर करते हैं मल्टीफोकल, तो उनको कोई चश्मे की आवश्यकता नहीं है। जी सर। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि कैंप लगाया जाता है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए, लेकिन कभी कभी समस्या आती है कि ऑपरेशन के बाद दृष्टि और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? ये पहले लगाया जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में, कैंप वहीं पर किया जाता था, CSC पर, PSC पे या विद्यालयों में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या करते हैं कि गांव में स्क्रीनिंग करते हैं मरीजों की। स्क्रीन करके जो मरीज हमारे मोतियाबिंद के लिए हैं उनको शहर के हॉस्पिटल्स में ले आकर के वहाँ पे अच्छे तरीके से ऑपरेशन किया जाता, फिर उनको वहाँ तक उनके गंतव्य तक छोड़ दिया जाता है। तो गाँव में नहीं होता। जी जी। डॉक्टर विश्वकर्मा, एक बात और है कि लोग फैशन के चलते आंखों के लेंस को बदल लेते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? कॉन्टैक्ट लेंस के लिए लगाते हैं, जैसे कॉर्निया के कलर को चेंज करने के लिए कुछ लोग फैशन के तौर पे लगाते हैं, लेकिन उसमें हमेशा ब्रांडेड लेंस का यूज़ करें और समय समय पे उसके लिक्विड को जिसमें रखते हैं, हालांकि डेली यूज़ करना है, लगाना है, निकालना है, लेकिन पर डे उसके लिक्विड को चेंज करते रहें और आँखों में एक एंटीबायोटिक दवा का, लुब्रिकेशन दवा का प्रयोग करते रहें। कोई नुकसान नहीं है। तो मतलब हम इसे आमतौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? आमतौर पर कर सकते हैं, लेकिन हाइजीनिक रूप से बचते हुए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जिस हाथों से लगाएं, हाथ को साबुन से धुल करके अच्छी तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस को लिक्विड में डुबो करके फिर आंखों पे लगाएं। जी सर। जैसे सर सभी जानते हैं कि 3rd वेव आने वाली है कोरोना की, तो ऐसे में ब्लैक फंगस के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, तो ये कितना खतरनाक है या फिर? नहीं, ब्लैक फंगस खतरनाक है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। हम जिस समय कोरोना के मरीज़ पाए जा रहे थे, उसमें बहुत मरीजों को ऑक्सीजन की कमी होती थी। तो जो व्यावसायिक ऑक्सीजन लगाए जा रहे थे हॉस्पिटल के अलावा, उन ऑक्सीजन की पाइप से हमारे पैसेज, जो नेज़ल ऑक्सीजन के पैसेज है, उस पैसेज में तमाम फंगस के पार्टिकल पाए जाने लगे। उसकी वजह से ब्लैक फंगस उसमें बहुत कॉमन हो गया था, जो अब इतना कॉमन नहीं है। जब से हम फिर से स्वस्थ लाइफ जी रहे हैं, इतने मरीज़ नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन ब्लैक फंगस जब पाए गए तो उनको जितनी दूर तक पाए जाते हैं उतनी देर तक पहाड़ को निकालना ही एक उपाय था। अच्छा, तो मतलब अब ब्लैक फंगस का इतना डर नहीं, इतने कॉमन मरीज अब नहीं है। अच्छा सर। सर, डायबिटीज़ का और आँखों से कोई कनेक्शन है? डायबिटीज़ का आँखों से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आँख का पर्दा डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें आँख के पर्दे की खून की नसें जो होती हैं वो ब्लीड कर जाती हैं। तो उनको समय रहते, जो भी मरीज़ डायबिटीज़ के हैं उनको हर वर्ष अपने आँखों के पर्दे की जाँच कराते रहने चाहिए और समय समय पर डायबिटीज़ को निगरानी में रखना चाहिए। अनकंट्रोल डायबिटीज़ में डायबिटीज़ हेमरेज खूब होते हैं और इससे होने वाले अंधेपन को काफ़ी इलाज के बाद ठीक किया जा सकता है। बहुत आसान कार्य नहीं है। सर, जैसा कि मैंने कई मरीज़ देखे हैं, डायबिटीज़ के बाद जो उनको आँखों में समस्या आई है वो ठीक ही नहीं हुआ है। जी जी। वही डायबिटिक रेटिनोपैथी के मरीज़ हैं जो इन्होंने कंट्रोल नहीं रखी और उनका लेंस तो लग गया और रोशनी आ गई, लेकिन बाद में हेमरेज हो गया और हेमरेज के बाद वो लगातार इलाज लेते रहते हैं। कुछ समय तक उनका ठीक रहता है, फिर हेमरेज शुरू हो जाता है, फिर गड़बड़ होता है, फिर ठीक करते हैं।
तो इसमें सावधानी की भी ज़रूरत है। जी सर। सर तो खान पान में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे आँखों में समस्याएं ना आए? आँखों के लिए हमें शुरू से ही, कम उम्र से ही, सबसे पहले में विटामिन ए सप्लीमेंट, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ती सब्जियां, हरी सब्जियां में बहुतायत में पाया जाता है। इसके अलावा गाजर, पपीता, फल में लिया जाता है। इनका हम भरपूर प्रयोग करें। आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चे आजकल सभी ये भोजन नहीं लेते हैं, वो केवल तले भुने चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनका विटामिन ए डिफिशेंसी होने लगती है और आगे चल करके आँखों में ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जी सर। और चश्मे का भी भरपूर प्रयोग करें। नहीं करने पे हमारी आँखों की रोशनी लगातार गिरती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि कोई न कोई आँख लेजी आई हो जाती है, फिर उसका इलाज संभव नहीं हो पाता। ओके। डॉक्टर विश्वकर्मा, आँखों में जलन के बारे में आपको क्या कहना है? बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि मेरी आँखों में जलन हो रही है बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज़्यादा। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति द्वारा आँखों में एक टीयर का निर्माण होता है जो आँखों को लगातार लुब्रिकेंट किए रहती है। जी। लेकिन हम लगातार आज की जीवन शैली में इतने पॉल्यूटेड माहौल में लगातार चलते हैं, पॉल्यूटेड माहौल में चलते हैं बिना किसी ग्लास का प्रयोग किए हुए, तो होता क्या है कि आंखों में लगातार ये कार्बन और तमाम विषैली गैसों का प्रयोग होता रहता है, जिससे आंखें ड्राई हो जाती हैं। दूसरा, हम मोबाइल लैपटॉप पे लगातार एकटक देखते रहते हैं। हमारी आंखों का जो पलकों का झपकना होता है वो एवरेज टाइम से कम हो जाता है, जिससे आंखों को पर्याप्त लुब्रिकेशन नहीं मिल पाता, तो आंखों में जलन बराबर बनी रहती है। और ऐसी स्थिति में सब कहते हैं कि ठंडे पानी से आँखों को धो लो, तो नहीं, वो ठीक है, सुबह ठंडे पानी से, हल्का ताज़े पानी से, ठंडे नहीं, ताज़े पानी से आंखों पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन आंखों की सुरक्षा ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। सर, बहुत सारे अंधे लोग हैं जिनका इलाज करने के बाद, ऑपरेशन के बाद भी वो देखने में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे में कहा जाता है कि हम अपने नेत्र का दान करें, तो ये कितने हद तक कारगर होता है और कितनी एज तक हमें आँखों का दान कर देना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, क्योंकि हमारा समाज नेत्रदान के प्रति बहुत जागरूक नहीं है। जी बिल्कुल। नेत्रदान हम लोग आफ्टर डेथ या मृत्यु के उपरांत लेते हैं, और मृत्यु के उपरांत ली गई आँख से केवल कॉर्निया ली जाती है, बाकी पूरे आँख का कोई अंग हमारे काम पर नहीं होता। कॉर्निया लेकर के उस कॉर्निया ओपेसिटी वाले व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जिससे वो मरीज आसानी से देख सकता है। लेकिन कॉर्निया वाला ही मरीज देख सकता है। अन्य अंधापन, जैसे समलवाई से होने वाला अंधापन या रेटिनोपैथी से होने वाला अंधापन, इसमें कॉर्निया कारगर नहीं होता। जी सर, तो इसका मतलब ये है कि हमें कॉर्निया के लिए अपने आँखों का दान जरूर दान करना चाहिए, क्योंकि मृत्युपरांत हमारी कॉर्निया द्वारा दूसरे लोग आँखों को देख सकें, और एक व्यक्ति के दान द्वारा 2 लोगों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट की जाती है, तो कम से कम 2 लोगों की ज़िंदगी रोशन हो सकेगी। जी बिल्कुल। और ज़रूर करना चाहिए। हमें ये भ्रांतियाँ हटा देनी चाहिए कि मरने के बाद शरीर के अंगों का दान नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, और इसको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे हमारे देश में बहुत लोग हैं जिनको कॉर्निया से अंधापन है और उसे ठीक किया जा सके। जी सर, जागरूकता की कमी है। जी, कहा जाए तो आँख को दान को लेके या फिर किसी और अंग के दान के लिए लोग जागरूक नहीं हैं। जी, बहुत लोग दान करके जाते हैं, हमारे आई बैंक में आते हैं, रजिस्टर करा जाते हैं, लेकिन उनकी समय पर सूचना नहीं मिल पाती कि उनकी डेथ हो चुकी है। कभी सूचना मिल भी गई तो हमारी टीम जाती है, तो उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, घर परिवार के लोग, वो उस समय दुख के स्थिति में रहते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि अभी डॉक्टर साहब अभी कोई दान नहीं करेंगे, तो ऐसे में हम लोग को निराश होकर लौटना पड़ता है। सर, जैसे देखा जाता है कभी एक्सीडेंटल जो केस हो गए, तो ऐसे में लोगों का ये डर बना रहता है घर वालों का कि इनके शरीर के पार्ट को निकाल लिया जा रहा है, तो क्या ये वाकई होता है या फिर ये सिर्फ भ्रम? नहीं, ये सब भ्रम है। जितने भी एक्सीडेंटल बॉडीज होती हैं उनका सिर्फ पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है कि कोई पुलिस रिकॉर्ड हो किसी तरह की हो, तो उसमें उस चीज़ों को रखा जा सके कि नहीं, लिखित तौर पे बस। बाकी बिना आपकी इच्छा के अनुरूप कोई भी अंग आपका लिया नहीं जा सकता। जी सर। जी सर, तो आप कोई सलाह देना चाहेंगे अपने दर्शकों को आँखों से संबंधित? जी, हम सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि सर्वप्रथम आँखों की भरपूर देखभाल करें अपने स्तर से, हाइजीनिक रूप से। इसके बाद अपने घर में जो भी बच्चे हैं, अगर वो दूर की वस्तुओं को देखने में ज़रा भी आँखों पे स्ट्रेन डालते हैं, जोर देते हैं, उनको तुरंत अपने आई डॉक्टर से सलाह लें और उनकी आँखों की जांच कराएं। बच्चों को प्रॉपर वे में बैठ करके पढ़ने की सलाह दें, लेट कर कतई न पढ़ने दें। मोबाइल लैपटॉप का प्रयोग आवश्यक ज़रूर हो गया है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन तय करें। बच्चे अनावश्यक गेम खेलते रहते हैं, इनसे दूरी बनाएं, पढ़ने के लिए दें, उसके बाद उन पर निगरानी रखें और समय समय पर अपने आई डॉक्टर से मिलते रहें।
सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए आपको भी निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, हमारे सभी शुक्रिया। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि सभी दर्शक ये आपकी इस इंटरव्यू से ज़रूर लाभान्वित होंगे। जी सर। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे हमारे साथ थे डॉक्टर संगम लाल विश्वकर्मा जी, जिन्होंने बताया कि आँखों से संबंधित यदि कोई भी समस्या हो रही है तो निरंतर हमें डॉक्टर के पास जाते रहना चाहिए, आँखों में ग्लासेस लगाना चाहिए ताकि हमारे आँख सुरक्षित रहें और हम दुनिया को देखने में कामयाब रहें। इसके साथ ही यहीं पे समाप्त होता है प्रखर आवाज़ शो में। नमस्कार।